तो दोस्तों आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर की सीजन 5 के एपिसोड नंबर 11 और 12 को, जिसमें कि मैं कवर करूंगा टोटल 7 चैप्टर्स को, जो कि होंगे चैप्टर 171 से 177 तक। और अगर तुम लोगों ने अभी तक इसे बाकी के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम जाकर देख सकते हो। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं एपिसोड नंबर 11 और 12 को। तो लास्ट एपिसोड में ग्योमी और सानेमी साथ मिलकर कोकोशिबु से फाइट कर रहे थे और मुइचिरो गेन्ने को कोकोशिबु का बाल लाकर दे रहा था। और हाँ, लास्ट एपिसोड में सानेमी का और ग्योमी का मार्क भी अनलॉक हो गया था। तो अब एपिसोड की शुरुआत में मुइचिरो गेन्ने को कोकोशिबु का बाल लाकर खिला देता है और गेन्ने बहुत तेजी से अपने कटे हुए पार्ट्स को जोड़ लेता है। तभी गेन्ने को अपने अंदर से एक आवाज सुनाई में आती है, कोकोशिबु तुमने कितने हशीरा को मार दिया, उन्हें मेरे पास अभी मत आने देना। और ये आवाज खुद डीमन किंग मुजान की थी, क्योंकि गेन्ने ने कोकोशिबु का बाल जो खाया है। फिर हम देखते हैं कि कोकोशिबु को सानेमी और ग्योमी के एक साथ लड़ने से थोड़ी दिक्कत होने लगती है और वो सोचता है कि ये दोनों शायद अभी के सबसे पावरफुल हशीरा है, और स्पेशली ये जो कि भले ही अंधा है मगर इसकी मूवमेंट और स्ट्रेंथ इनक्रेडिबल है। फिर कोकोशिबु सोचता है कि उसे पहले सानेमी को अपने रास्ते से हटाना होगा, जिसके लिए उसे उसकी स्वॉर्ड को तोड़ना होगा। और वो एक बार सानेमी की स्वॉर्ड तोड़ने के ट्राई भी करता है, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाता। सानेमी के इतने गहरे घाव होने के बाद भी वो सिर्फ अभी तक लड़ ही नहीं रहा था, बल्कि उसकी मूवमेंट और स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, जो कि शायद उसके मार्क अनलॉक होने की वजह से हो रही होगी। तभी ग्योमी सडनली कोकोशिबु के सामने आ जाता है और कोकोशिबु का एक ईयर काट देता है, और कोकोशिबु उसे देख भी नहीं पाया था। तभी मौका देखते ही सानेमी अपनी विंड ब्रीदिंग की फॉर्म डस्ट व्हील विंड स्लाइस से अटैक करता है, जिससे कोकोशिबु बच ही रहा था कि ग्योमी अपनी फर्स्ट फॉर्म और सानेमी अपनी 7th फॉर्म से साथ में अटैक कर देते हैं, जिससे बचने के लिए कोकोशिबु थोड़ा दूर भाग जाता है। ग्योमी बोलता है हमें उसका सर काटना होगा, और तभी कोकोशिबु पीछे मुड़ता है और बोलता है सही हो, तुम सही हो। और ग्योमी की भी सानेमी की तरह पूरी बॉडी पर गहरे कट लग जाते हैं, और अभी किसी को समझ नहीं आता कि कोकोशिबु ने इतनी दूर से कब और कैसे ग्योमी को इतने सारे घाव दे दिए। और कोकोशिबु के कपड़े अब फट चुके थे, और मेरे हिसाब से कोकोशिबु अब अपनी ट्रू फॉर्म से लड़ेगा, और अब कोकोशिबु शायद सीरियस हो चुका है। और पता नहीं कैसे बट कोकोशिबु की स्वॉर्ड अब पहले से बड़ी हो जाती है। तभी अचानक सानेमी देखता है कि उसकी 2 उंगलियां कट जाती है और नीचे गिर जाती है, और उसके तो दोनों हाथ ही कट जाते अगर ग्योमी अपने वेपन से सानेमी को नहीं बचाता तो। और सानेमी के तो पहले से ही इतने सारे घाव हो रखे हैं, और अब तो उसकी उंगलियां भी कट चुकी है। और सानेमी सोचता है कि ये मॉन्स्टर इतनी बड़ी स्वॉर्ड से इतने तेज अटैक कैसे कर रहा है, और क्या मैं इसकी स्वॉर्ड को तोड़ पाऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कीरिया को देखते हैं। कीरिया की सिस्टर उसे बोलती है कि क्या हम तांजीरो और गियू को ग्योमी और सानेमी के पास भेज दें ताकि वो अपर मून 1 को हरा सके। कीरिया कहता है कि नहीं, गियू और तांजीरो को मुजान की तरफ जाने दो, और वही बात अपर मून की तो उसे ग्योमी, सानेमी, म्यूचिरो और गेन्या मिलकर हराएंगे। फिर हम कोकोशिबु को देखते हैं, जो यूज करता है अपनी 7th फॉर्म मिस फॉर्चुनेट मिरर लूनर श्राइन से, जिससे ग्योमी और सानेमी दोनों हैरान थे क्योंकि कोकोशिबु इतनी दूर से ही उन दोनों पर अटैक कर रहा था। फिर कोकोशिबु यूज करता है अपनी 8th फॉर्म लूनर ओरोबोरस, जिससे सानेमी के पैर पर थोड़े कट लग जाते हैं। फिर कोकोशिबु यूज करता है 9th फॉर्म डिसेंडिंग मून परपेचुअल फेसेस से, एंड अगेन सानेमी की बॉडी पर कट लग जाते हैं। और अब ग्योमी कोकोशिबु के पास आ गया था, बट कोकोशिबु यूज करता है अपनी 10th फॉर्म पियर्सिंग स्लैश आईवी मून से, मगर ग्योमी उसे टक्कर का मुकाबला दे रहा था। वहीं दूर हम गेन्ने को देखते हैं, जो कि इन सबकी हेल्प करना चाहता था, मगर वो साथ ही बहुत डर भी रहा था। मगर तभी उसे तांजीरो की कुछ बातें आ जाती हैं, जिससे उसमें हिम्मत आ जाती है, और हम देखते हैं कि गेन्ने ने कोकोशिबु की स्वॉर्ड के टूटे हुए टुकड़े को उठा लिया था, और गेन्ने उसे निकल जाता है। फिर ग्योमी अपनी 5th फॉर्म से अटैक करने ही वाला था कि कोकोशिबु उससे पहले अपनी 16th फॉर्म लूनर रेन फ्रेगमेंटेड मून से अटैक कर देता है। ग्योमी सोचता है कि ये डीमन कुछ ऐसा देख रहा है जिसे ये पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है कि अब मैं कौन सा अटैक करूंगा, मुझे इसे ऑब्जर्व करना होगा। मुइचिरो सोचता है कि उसे किसी भी तरह भले ही थोड़ी देर के लिए ही कोकोशिबु को अटैक करने से रोकना होगा, और मौका देखते ही ग्योमी और सानेमी उसका सर काट देंगे। और मुइचिरो की मूवमेंट्स को देखकर ग्योमी और सानेमी उसका प्लान समझ जाता है और अपने आप को प्लान के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। फिर कोकोशिबु यूज करता है अपनी 14th फॉर्म हेवंस फुल क्रेसेंट मून से, और ग्योमी, सानेमी और मुइचिरो कोकोशिबु के अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर सानेमी अटैक करता है डस्ट व्हील विंड स्लाइस से, और तभी हम देखते हैं कि ग्योमी ने अपनी आयरन बॉल की मदद से कोकोशिबु का एक हाथ उखाड़ दिया है। कोकोशिबु इससे पहले कि कुछ समझता कि मुइचिरो भी अपनी स्वॉर्ड को उसके पेट में डाल देता है। कोकोशिबु सोचता है कि लगता है मुझे पहले इनका प्लान समझना होगा, और तभी कोकोशिबु अपना हाथ भी रीजनरेट कर लेता है। तभी सानेमी और ग्योमी कोकोशिबु की तरफ आगे बढ़ रहे थे, और कोकोशिबु यूज करता है अपनी 16th फॉर्म, मगर वो उसे पूरी तरह यूज करता उससे पहले ही मुइचिरो गेन्ने को उन पर शूट करने के लिए बोलता है, और गेन्ने की गन पर कोकोशिबु का कोई इफेक्ट लग रहा था, और गेन्ने उन दोनों पर बहुत बार शूट करता है। तभी कोकोशिबु देखता है कि वो बुलेट्स उसकी बॉडी में घुस गई है, जो कि डिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए थी। कोकोशिबु उसकी गन को देखता है और समझ जाता है कि उसने उसका वो बाल और उसकी वो ब्रोकन स्वॉर्ड को ऑब्जर्व कर लिया है। तभी जमीन में से कुछ पेड़ की जड़ें निकलती है और कोकोशिबु को पकड़ लेती है, और ये गेन्ने की ब्लड डीमन टेक्निक होती है। कोकोशिबु हिल नहीं पा रहा था, और ग्योमी उसका सर काटने के लिए आगे बढ़ रहा था, और कोकोशिबु को अपना नॉस्टैल्जिया हिट होता है, और वो बताता है कि 400 साल पहले उस रात कुछ भयानक हुआ।
उस रात कोकोशिबू के सामने खड़ा था उसका छोटा जुड़वा भाई यूरिची। यूरिची अभी लगभग 80 ईयर्स का था, जिसे कोकोशिबू को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिसका भी आज तक मार्क अनलॉक हुआ है वो 25 ईयर्स की एज से ज़्यादा नहीं जी पाया। और क्योंकि यूरिची अभी एक डीमन स्लेयर है, तो उसे अपने डीमन बने हुए भाई कोकोशिबू को मारना होगा। और कोकोशिबू और यूरिची एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड यूरिची कोकोशिबू की आधी गर्दन काट देता है। यूरिची इस टाइम 80 ईयर्स का था भाई साहब। खैर, कोकोशिबू बोलता है कि कैसे यूरिची हमेशा उससे आगे रहा और वो हर बार उससे हार जाता है और वो बस एक बार उसे मारना और हराना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि यूरिची की अब डेथ हो चुकी है और कोकोशिबू बाल बाल बचा, क्योंकि अगर यूरिची में अभी थोड़ी और ताकत होती तो वो जाता काम से, मगर यूरिची की डेथ नेचुरली होती है। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। कोकोशिबू देखता है कि वो मरने वाला है और तभी कोकोशिबू की बॉडी में से बहुत सारी स्वॉर्ड्स बाहर आ जाती है। उन स्वॉर्ड से वो बहुत ही डेंजरस स्लैशेस से अटैक करता है, जिससे ग्यूमी और सानेमी पीछे गिर जाते हैं और मुइचिरो और गेन्ना की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मगर मुइचिरो अभी भी जिंदा था, क्योंकि उसके पेट के हिस्से से उसकी बॉडी कटी थी। मुइचिरो सोचता है कि मुझे ग्यूमी और सानेमी की मदद करनी होगी इसे हराने में, क्योंकि इन दोनों के बिना मुजान को हराना इम्पॉसिबल है। तभी कोकोशिबू देखता है कि मुइचिरो की स्वॉर्ड रेड हो रही है और उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसके ऑर्गन्स जल रहे हों। तभी सानेमी भी कोकोशिबू की गर्दन काटने के लिए उस पर चढ़ जाता है और गेन्ना में भी अभी थोड़ी जान बाकी थी और वो फिर से अपनी ब्लड डिमन टेक्निक यूज करता है और कोकोशिबू फिर से उन रूट्स में फंस जाता है। फिर ग्यूमी अपनी आयरन बॉल से कोकोशिबू के सर पर मारता है। तभी कोकोशिबू अपने पास्ट को याद करता है, जिसमें वो यूरिची से कहता है कि हमारी टेक्निक और ब्रीदिंग को कोई सरपास नहीं कर पाएगा। यूरिची बोलता है कि ऐसा नहीं है, हो सकता है कि हमें सरपास करने वाला अभी बॉर्न हुआ हो और रो रहा हो। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ सानेमी अपनी स्वॉर्ड से ग्यूमी की हेल्प करता है कोकोशिबू का सर काटने में। एंड फाइनली अपर मून 1 का सर धड़ से अलग हो जाता है और ग्यूमी, सानेमी, मुइचिरो और गेन्ना का हार्डवर्क रंग लाया। मगर सानेमी और ग्यूमी उस पर और अटैक करते हैं, क्योंकि किसको क्या पता कि वो क्या क्या कर सकता है। सानेमी अपनी फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट गेल स्लैश से और ग्यूमी अपनी 5th फॉर्म स्टोन व्हील ऑफ जस्टिस से। मगर फिर कोकोशिबू सोचता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मैं अब भी अपना सर रीजनरेट कर सकता हूँ। और कोकोशिबू अपने सर को रीजनरेट कर लेता है, जो कि बहुत अजीब सा और डरावना सा था। मगर एक बार फिर से सानेमी और ग्यूमी कोकोशिबू का सर उखाड़ देते हैं और कोकोशिबू की बॉडी का टुकड़े होकर हवा में मिल रहे थे। कोकोशिबू मरने से पहले बोलता है कि यूरिची, मुझे बस तुम्हारे जैसा बनना था। फिर हम यूरिची और कोकोशिबू के पास्ट को जानते हैं। जब ये दोनों पैदा हुए एज अ ट्विंस, तब यूरिची के सर पर एक मार था, जिसे देखकर उनके फादर ने उसे मरवाने के लिए कहा। मगर जब ये बात उनकी मॉम को पता चली तो उन्होंने बहुत गुस्सा वगैरह किया और यूरिची को बचा लिया। बट तब भी उनके कपड़ों से लेकर उनके खाने तक में बहुत डिफरेंस था। यूरिची के फादर ने उसे कभी कुछ अच्छा नहीं पहनाया और ना ही खिलाया और यूरिची हमेशा से अपनी मॉम की लेफ्ट साइड में चिपका रहता, जो कि कोकोशिबू को बहुत बचपने जैसा लगता था। मगर कोकोशिबू को तुम जितना बुरा समझ रहे हो वो बिल्कुल वैसा नहीं था। वो तो बल्कि अपने फादर से छुपके छुपाते यूरिची के 3 ततामी रूम में जाकर उसको गिफ्ट देता और कभी कुछ जरूरी सामान भी। मगर जब वो 7 साल का हुआ तब उसने पहली बार कुछ बोला और स्माइल किया था, नहीं तो तब तक सबको यही लगता था कि वो बहरा है। यूरिची ने कोकोशिबू से कहा था कि उसे भी एक सामुराई बनना है, मगर कोकोशिबू सोचता है कि उसे तो एक प्रीस्ट बनना होगा, क्योंकि उसे बचाने के लिए उसकी मॉम ने उसके फादर से ये प्रॉमिस किया था कि जब वो 10 साल का होगा तब उसे प्रीस्ट बना देंगे। और जब भी कोकोशिबू अपनी प्रैक्टिस करता तो यूरिची वहीं उसे देखता रहता। एक दिन यूरिची ने कोकोशिबू के ट्रेनर को कहा कि उसे भी तलवारबाजी सीखनी है और उसके ट्रेनर ने उसे मजाक मजाक में एक छोटी सी वुडन स्वॉर्ड को पकड़ा दिया और उसे बस कैसे इसे पकड़ना है और कैसे खड़े रहना है यही बताया था। मगर यूरिची ने पलक झपकते ही उसके ट्रेनर को हरा दिया, जो कि कोकोशिबू आज तक नहीं कर पाया था। फिर कोकोशिबू ने यूरिची से उसकी स्ट्रेंथ का राज पूछा तो उसने बताया था कि हमें बस अपोनेंट की बोन मूवमेंट और मसल कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड वेसल पर ध्यान देना होता है, जो कि शायद यूरिची अपने उस मार्क की वजह से देख पा रहा था। मगर उस दिन के बाद कभी भी यूरिची ने सामुराई बनने की बात नहीं कही, क्योंकि उसे किसी को भी चोट पहुंचाना अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन कोकोशिबू को खबर मिलती है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। तभी वो यूरिची को देखता है और यूरिची बोलता है कि वो जा रहा है और उसे लास्ट बार गुड बाय कर देता है। और फिर कोकोशिबू को एक दिन उसकी मॉम की डायरी मिलती है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि बहुत सालों से बीमारी के कारण उनकी बॉडी के लेफ्ट साइड में उन्हें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था और यूरिची इसी वजह से उसकी मॉम की लेफ्ट साइड पे चिपका रहता उन्हें सपोर्ट देने के लिए। और इस बीमारी के बारे में सिर्फ यूरिची को पता था और ये चीज़ पढ़ते ही उसे जलन सी होने लगी और उसे गुस्सा आने लगा। खैर, इसी के साथ डीमन स्लेयर की सीजन 5 का एपिसोड 11 और 12 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।